7 अक्टूबर 2023 इजराइल के ऊपर हजारों रॉकेटों से हमला होता है। लगभग 700 लोगों की जान चली गई, 2300 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए और कई इजरायली नागरिकों को होस्टेज बना लिया गया और इजराइल ने इमीडिएटली जंग का ऐलान कर दिया। दोनों तरफ से हजारों रॉकेट बरसाए जा रहे हैं, ढेरों मासूम लोगों की जान जा रही है। इजराइल फलस्तीन का मुद्दा बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में घिरा रहता है। क्यों इजराइल फलस्तीन के बीच बार बार जंग छिड़ती रहती है? आखिर क्यों हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया? इसके पीछे उसका क्या मकसद है? आखिर क्यों दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद इतने बड़े हमले की खबर का पता नहीं लगा पाई? और इंडिया किसकी तरफ है, इजराइल या फलस्तीन? आइए इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करते हैं। इजराइल हमास के बीच 4 दिनों से चल रही जंग में अभी तक 1600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. यह जो एरिया दिख रहा है, यह हजारों सालों से स्ट्रेटेजिक लोकेशन और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के कारण लड़ाई का केंद्र बना हुआ है। खासकर यरूशलेम, जो जूइश, क्रिश्चियन और मुसलमानों तीनों के लिए रिलीजियन सिग्निफिकेंस रखता है, जिससे इन रिलीजियस साइट्स के कंट्रोल पर विवाद खड़ा होता है। वैसे इजराइल एक छोटा सा देश है और उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, और जिस जगह पर इजराइल बसा हुआ है वो दुनिया की मोस्ट कंट्रोवर्शियल जगहों में से एक है। हजारों सालों से इस एरिया में लड़ाइयाँ होती आई है, जो आज इजराइल और फलस्तीन के बीच जंग का माहौल बन रहा है। इसको जानने के लिए चलिए आपको मैं इजराइल के पास्ट की कहानी में ले जाता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है 1047 बीसी में, जब यह जगह किंगडम ऑफ इजराइल के रूप में जानी जाती थी। यहाँ पर जूइश यानी यहूदी रहते थे और उनका राजा किंग सोलोमन था। उन्होंने जेरूशलेम में टेम्पल माउंट नाम का पहला टेम्पल बनवाया, जहाँ जूइश लोग रेगुलर इबादत किया करते थे। फिर 586 बीसी में बेबीलोनियंस ने यहाँ पर अटैक किया और टेम्पल माउंट को तोड़ दिया। लेकिन फिर बाद में पर्शियंस आए और टेम्पल को दोबारा बनाया गया और इसका नाम बदलकर सेकंड टेम्पल रख दिया गया और दोबारा ये टेम्पल चालू हो गया। लेकिन इसके बाद रोमन एम्पायर की यहाँ पर एंट्री होती है और रोमन एम्पायर इस इजराइल पर अटैक करता है। टेम्पल को फिर से तोड़ दिया जाता है और सिर्फ एक दीवार छोड़ दी जाती है। आज ये दीवार यहूदियों के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है, इसे ही वेस्टर्न वॉल कहते हैं। रोमन्स बहुत ज्यादा सख्त थे और रोमन रूलर इजरायलियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते और उन्हें मारते पीटते। इसी कारण यहूदी धीरे धीरे अपनी फैमिलीज के साथ दुनिया के अलग अलग कोनों में माइग्रेट होने लगे। कुछ तो रोमन एम्पायर से दुखी होकर इंडिया में भी बस गए, लेकिन जूइश अपनी ओरिजिनल जमीन को कभी नहीं भूले। उन्होंने दुनिया भर में बसकर भी अपनी इबादत को जेरूशलेम की तरफ सिर करके की। फास्ट फॉरवर्ड कुछ सालों बाद 1896 में एक नया राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे जियोनिज्म कहते हैं। इस समय दुनिया के हर कोने में जूइश के साथ भेदभाव और अत्याचार हो रहा था। इसने सुझाव दिया कि यदि जूइश लोगों को इन सब परेशानियों से बचना है तो जूइश के पास अपना खुद का अलग देश होना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे यहूदी पैलेस्टीन एरिया में चले गए। उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि यह उनके लिए अत्यंत पवित्र स्थल था, खासकर यरूशलेम वाला एरिया। इस समय तक यह सारा एरिया ओटोमन एम्पायर के अंदर आता था और अभी तक यहाँ पर कुछ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। इसके बाद 1915 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन एम्पायर ओटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग में थे। इसी दौरान फूट डालो राज करो की नीति के तहत अंग्रेज अरब से वादा करते कि यदि इस जंग में अंग्रेजों का साथ देंगे तो वह उन्हें अपना देश बनाने में मदद करेंगे। लेकिन ब्रिटिश लोग सेम प्रोमिस जूइश लोगों से भी करते हैं, लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटिश दोनों को धोखा दे देते हैं और 1948 तक पैलेस्टीन के एरिया पे खुद ही कंट्रोल करते रहते हैं। इसी दौरान जर्मन में तानाशाह हिटलर के हाथ में पावर आती है, जो नाजी विचारधारा का था। हिटलर काफी रेसिस्ट था और यहूदियों से नफरत करता था। इसी कारण हिटलर ने यहूदियों पर अत्याचार करवाना शुरू कर दिया। यहूदियों को गैस चैम्बर में भर भर कर मारा जाने लगा और इसी बीच बहुत सारे यहूदी इस होलोकास्ट से जान बचाने के लिए यूरोप से भागकर पैलेस्तीन आए, जिससे यहूदियों की आबादी इस एरिया में तेजी से बढ़ने लगी। शुरू में तो ब्रिटिशर्स ने जूइश को पैलेस्तीन में आने दिया, लेकिन बाद में उन्हें आने से रोकने लग गए। इन सब कारणों से इस एरिया में जूइश और अरब्स के बीच में टेंशन बढ़ने लगी। 1948 में ब्रिटिश एम्पायर भी हार मानकर इस एरिया को छोड़कर चले गया और यह सारा मुद्दा अब यूएन में पहुंच जाता है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान बनाया, जिसमें जमीन को एक यहूदी देश और एक अरब पैलेस्टीन देश में बांटने की बात की गई। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखने का फैसला लिया गया। यहूदी लोगों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और अपने नए देश को इजराइल नाम दिया। अरब देश इस प्लान से खुश नहीं थे और इन्होंने 1948 में इजराइल के खिलाफ एक युद्ध शुरू किया, जिसे फर्स्ट अरब इजराइल वॉर से जाना जाता है।
इस युद्ध में इजराइल वीक अपोनेंट होने के बाद भी इजराइल इस वॉर को जीत जाता है और शुरुआत में यूएन की तरफ से अलॉट की गई जमीन से ज्यादा जमीन को अपने कब्जे में ले लेता है, जिससे कई पैलेस्टीनियंस को अपना घर छोड़कर दूसरे अरब देशों में शरण लेनी पड़ी। लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए और कई मासूम लोगों की जान 1964 में पीएलओ ने खुद को रिप्रेजेंट करने का काम शुरू किया और इसका मेन मकसद पैलेस्तीन को इजराइल से लड़कर या बात करके किसी भी तरह से वापस लेना था। फिर साल 1967 में इजराइल और उसके आसपास के अरब देशों के बीच एक और जंग होती है। यह जंग 6 दिन तक चलती है और इसमें फिर से इजराइल इन सभी देशों को एक बार फिर से हरा देता है और साथ ही साथ इजराइल ने सीरिया के गोलन हाइट्स, जॉर्डन के वेस्ट बैंक और मिस्र के गाजा और सिनाई को कब्जा कर लिया। इसके बाद साल 1978 में इजराइल और मिस्र ने कैंप समझौते पर साइन किया और इस एग्रीमेंट के बाद इजराइल ने सिनाई को वापस मिस्र को दे दिया और बदले में इजिप्ट ने इजराइल को अलग देश की मान्यता दे दी। इसके बाद इजराइल और अरब देशों के बीच शांति स्थापित हो गई। अब अरब देश तो पीछे हट गए, लेकिन जो पैलेस्तीन की ऑर्गेनाइजेशन थी वो अभी भी इजराइल पर अटैक करती रहती है। इसके बाद साल 1969 में यासिर अराफात पीएलओ के चेयरमैन बनते हैं। यासिर की लीडरशिप में पीएलओ ने इजराइल के ऊपर बहुत सारे अटैक किए। पीएलओ ने इस समय पर प्लेन हाईजैक करना शुरू कर दिया। 1972 के ओलंपिक्स में पीएलओ आतंकवादियों ने जर्मनी में इजराइल के खिलाड़ियों के अपार्टमेंट पर हमला कर दिया। इसी समय अरब कंट्रीज में ऑयल मिला तो अरब देशों ने साफ वार्निंग दे रखी थी कि जो इजराइल से रिलेशन रखेगा उसको हम ऑयल नहीं देंगे। इन सब से इजराइल काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो किसी भी तरह से पीएलओ को खत्म करना चाहते थे ताकि आगे ये इजराइल के लिए परेशानी ना बने। पीएलओ के ज्यादातर सदस्य लेबनान में रहते थे, इसलिए इजराइल ने लेबनान पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसमें ज्यादातर पीएलओ के सदस्य मारे गए, लेकिन इन सब में लगभग 18,000 लोगों की जान भी चली गई। इसके बाद पीएलओ शांति की बात करने लग गया। इसके बाद साल 1993 में ओस्लो अकॉर्ड होते हैं। पहली बार इजराइल पीएलओ को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है, साथ ही पीएलओ भी इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है। ये दोनों साथ मिलकर बात करते हैं कि कैसे हम देश का सही तरीके से बंटवारा कर सकते हैं। इसमें इजराइल ने फिलिस्तीन को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का इलाका देने का प्रॉमिस किया, लेकिन इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद भी इजराइल अपनी बातों से पलट गया। इन्हीं सब शांति प्रस्तावों को देखकर फिलिस्तीन के कट्टरवादी लोगों ने पीएलओ से हटकर 1980 में अपना खुद का ग्रुप हमास बनाया। इसका मकसद इजराइल को तबाह करके फिलिस्तीन देश बनाना है। यह ग्रुप बार बार इजराइल पर रॉकेट अटैक करता रहता है। हाल ही में इसने 5,000 से ज्यादा रॉकेट अटैक किए, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई और इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बारे में बताया। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे मोसाद इतने बड़े हमले का पता नहीं लगा पाई। भारत किसकी तरफ है, इजराइल या फिलिस्तीन? इस वॉर से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बने रहिए अगले वीडियो तक। यदि आपको मेरी कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।